नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट टीम से कोचिंग इंस्टीट्यूट में। हर बार करता हूं, बार बार करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। चलो, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, हम पढ़ रहे इनकम टैक्स एक्ट 1961। बार बार आपको इसलिए याद दिलाता हूं ताकि आप इस चेहरे के साथ इनकम टैक्स को चिपका दें। इनकम टैक्स पढ़ रहे थे हम। बेसिक कंसेप्ट को हम तीन पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में छोटे छोटे करते हुए 3 पार्ट्स में आपको समझा चुका हूं। और इसी में कोई किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप बेझिझक मुझसे बात कर सकते हो। किस पे? कमेंट पे। ओके। उसके अलावा कोई भी कमी हो, कोई भी आपको सजेशन हो आपकी तरफ से, या किसी प्रकार का आपका क्वेश्चन हो, आपकी प्रॉब्लम्स हो, आप मुझे DM कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, राइट। आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलो, उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में मैंने वीडियो डाल रखा है। रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में आप मेरे चैनल पे लेक्चर है मेरा, आप उसको पढ़िएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। उसके बाद स्कोप ऑफ टोटल इनकम के बारे में भी मैंने अपना लेक्चर डाल रखा है, आप उसको भी पढ़िएगा, सेक्शन 9 को, वो भी देखेगा। और उसके बाद फिर हमने लास्ट लेक्चर लिया था एग्जम्प्टेड इनकम सेक्शन 10 के अंदर, उसमें भी एग्रीकल्चर इनकम को ही हमने फोकस रखा था। और उसमें पार्शियल इंटीग्रेशन को चलते हुए हमने उसका मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, टैक्सेशन इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम हमने पढ़ा था। ठीक है, और आई होप आपको समझ में आया हो। आज उसी कड़ी में हम हमारा दूसरा लेक्चर लेके आते हैं, उसी में एग्जम्प्टेड इनकम का पार्ट 2 समझ लो, पार्ट 2 समझ लो, या जो बची हुई जो भी आपकी रेजिडुअल एग्जम्प्टेड सेक्शन 10 की जो एग्जम्प्टेड सेक्शंस है, हम उसको आज लेते हुए चल रहे हैं। छोटी छोटी सेक्शंस है, वैसे इनको आपको सिर्फ समझना है, याद रखना है, सेक्शन के नाम याद होनी हो, लेकिन कई चीज़ें आपकी जो कई भ्रांतियाँ हैं वो आप आज सॉल्व होती मुझे दिख रही है। रीजन बिंग कई ऐसे इनकम्स होती है जो आपको पता है कि वो एग्जम्प्टेड है, लेकिन एग्जम्प्टेड कहाँ है ये आपको पता नहीं था। तो आई होप आज आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सर ये लेक्चर्स आपके कितने इंपॉर्टेंट है तो मैं बता दूँ आपको एक बात। सिर्फ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम BPV हेड, जो बिजनेस प्रोफेशन हेड है, वो ही इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बच्चे ज़्यादातर इंटर में गलती कर देते हैं, इंटर में भी कर देते हैं, और जब इनकम टैक्स का पढ़ते हैं वो इस एक्ट को, तब हर बार ये गलती करते हैं कि वो ही इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो ही इंपॉर्टेंट है, ये बात नहीं है। 5 हेड है इस इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, वो पाँचों हेड अपनी अपनी इक्वलिटी रखते हैं इंपॉर्टेंस के अंदर, राइट। और ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये भी इतना ही इंपॉर्टेंस रखता है जितना जो छोटे छोटे चैप्टर्स है, जो TDS के चैप्टर आएंगे, एडवांस टैक्स के चैप्टर आएंगे, TCS के चैप्टर आएंगे आपके सामने, ठीक है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न के चैप्टर आएंगे, राइट है। और जैसे अपील तो आप इसमें है नहीं, लेकिन अपील है, पेनल्टीज़ है, ये सारे चैप्टर भी इंपॉर्टेंस उतना का उतना ही रखते हैं। वैसे एग्जाम्पशन सेक्शन है, जो इनकम डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, जो एग्जाम्पशन सेक्शन है वो उतनी की उतनी इंपॉर्टेंस रखता है। रीजन बिंग एग्जाम्पशन हर एक हेड के अंदर घुसा हुआ है, हर हेड के अंदर एग्जाम्पशन की सेक्शन 10 की सेक्शन है अंदर इन्वॉल्व हो रखी है, राइट है। समझो मेरी बात, वो स्लीपिंग सेल्स है, हर हेड्स के अंदर स्लीपिंग सेल्स के रूप में एग्जाम्पशन सेक्शन 10 के कोई ना कोई बंदे छोड़ रखे हैं, राइट। चलो शुरुआत करते हैं हमारा आज। जैसे हम लास्ट ये पढ़ चुके थे एग्जाम्पशन सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 एग्रीकल्चर इनकम, इसके बारे में सारी बातें हम आपसे कर चुके थे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सेक्शन 10 का सब सेक्शन 2 क्या बोलता है भैया। 1 मिनट में थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा देता हूँ तो थोड़ा सा आपको दिखने में आसानी होगी। जी सर, अब शुरू कर सकते हैं आप, थैंक यू। एग्जाम्पशन सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 के अंदर क्या बोला हुआ है, अमाउंट रिसीव्ड बाय मेंबर फ्रॉम द इनकम ऑफ HUF। अच्छा सर, ये HUF क्या होती है? देखो बदतमीजी नहीं करोगे, HUF के बारे में मैं आपको बकायदा बता चुका हूँ। हमारे बेसिक कंसेप्ट, मैंने बोला था बेसिक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो बेसिक कंसेप्ट के अंदर HUF के बारे में पूरी गाथा गा चुके हैं। 2 तरह की स्कूल होती है, दया बागा होती है, मिताक्षरा होती है, इस तरीके से हम पूरी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो HUF के अंदर जो HUF इनकम कमाएगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा, बिल्कुल सर लगेगा, आपने बताया था। HUF को हम इंडिविजुअल मान के उसके ऊपर टैक्सेशन लगाएंगे, बिल्कुल लगाओगे। लेकिन जो टैक्स आपने HUF की इनकम के ऊपर लगा चुके हैं, उसके मेंबर जब वो अपना पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो क्या उसी इनकम पे जो वहाँ से उसको प्रॉफिट मिला है, उस प्रॉफिट के वापस टैक्स देंगे क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो डबल टैक्सेशन हो जाएंगे। सर ये समझे नहीं हम, थोड़ा बताइएगा, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी HUF है, क्या है देखिएगा जरा, यहाँ पे क्या है, HUF है। इस HUF के तीन लोग हैं, 1 2 और 3 ही मेंबर है इस HUF में, राइट। इस HUF का प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए, कितना हुआ? 10 लाख रुपीज़।
10 लाख रुपीज़ के ऊपर टैक्स लग चुका है, टैक्स लग चुका है। कौन सी रेट से लग चुका है कि सर 10 लाख के ऊपर रेट लग चुकी है और टैक्स लग चुका है। इंडिविजुअल मान के हमने इसको देखा था और इसके ऊपर टैक्स लग चुका है। कर्ता की इनकम मान के हमने देखा था और टैक्स लग चुका है। ठीक है भैया, तो 10 लाख के ऊपर लग गया। अब उस 10 लाख के ऊपर इसके प्रॉफिट पे टैक्स प्रॉफिट है, ये टैक्स हो गया, मतलब लग गया, एकदम वाइट है, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात है, ये 10 लाख प्रॉफिट है तो तीनों में बटेगा कि बिल्कुल सर बटेगा। तो तीनों में फॉर एग्जांपल इसको 5 मिला, इसको 3 मिला, इसको 2 लाख रुपए हमने बांट दिया। अब जब ये नंबर 1 आदमी है, ये मिस्टर एक्स है फॉर एग्जांपल, ये मिस्टर एक्स जब अपनी ITR बनने जाएगा, जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न बनने जाएगा, तो अपने इनकम टैक्स में दिखाएगा कि इनकम फ्रॉम HUF, राइट, दिखाएगा इनकम रिसीव्ड फ्रॉम HUF या प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम HUF, तो वो वहाँ पे 5 लाख रुपए दिखाएगा। अब वो 5 लाख रुपए उस ITR में वापस टैक्सेबल है क्या? नहीं सर, ये डबल टैक्सेशन हो जाएगा। इस 10 लाख पर तो पहले से टैक्स ले चुकी है गवर्नमेंट। अब वो बट के किसके हाथ में चला गया? HUF के मेंबर के हाथ में चला गया। अब HUF जब अपना मेंबर रिटर्न भरेगा, तब वो जो इनकम, जो प्रॉफिट वहां से हुआ, जो प्रॉफिट का हिस्सा वहां से HUF से आया, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा सर, टैक्सेबल नहीं होगा सर ऐसा हमने पढ़ा था किसमें सर? ये सेम चीज होती है कहाँ पर सर? पार्टनरशिप के अंदर ऐसे होता है। जो पार्टनर को प्रॉफिट मिलता है किससे? पार्टनरशिप फर्म से मिलता है। वो अगर पार्टनर जब अपना ITR भरेगा तो उसमें वो लिखेगा इनकम फ्रॉम या प्रॉफिट रिसीव फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है सर, ये मैं इसको यहाँ से रफ कर लेता हूँ। रीजन बिंग, ये फिर आपको दिखेगा नहीं, बहुत कचरा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये इसको स्काइप कर देते हैं। ठीक है, अरे सॉरी, चलो। तो सेक्शन 10(2) क्या बोलती है कि जो अमाउंट रिसीव्ड बाय अ मेंबर फ्रॉम द इनकम ऑफ द HUF की इनकम से रिसीव होगा, वो क्या होगा? एग्जाम्प्ट होगा सेक्शन 2 के अंदर। इनकम अर्न्ड बाय द HUF इज असेसेबल इन इट्स ओन हैंड, उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाती है। ठीक है सर। सेक्शन 2 क्या बोलता है? प्रोवाइड दैट द मेंबर ऑफ HUF डू नॉट हैव टू पे एनी टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय देम फ्रॉम द फैमिली मीन्स यहाँ पे फैमिली डिनोट करेंगे HUF से। ठीक है सर। द एग्जाम्पशन अप्लाई ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड बाय द HUF टू इट्स मेंबर, ये उसी इनकम के ऊपर ये एग्जाम्पशन लगेगा जो HUF अपने मेंबर को देंगे। कौन सी? आउट ऑफ द इनकम ऑफ द फैमिली, यानी HUF की इनकम से अगर कोई दिया है तो, या फिर आउट ऑफ द इनकम ऑफ द इम्पार्टेबल एस्टेट बिलोंगिंग टू द फैमिली, यानी फैमिली का कोई ऐसा प्रॉपर्टी जो कि क्या हो? फैमिली की प्रॉपर्टी हो, वो अभी बंटवारा नहीं हो उसकी पार्टीशन नहीं हो रखा, बंटवारा नहीं होगा, वो फैमिली की प्रॉपर्टी है, उस फैमिली की प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है, तो वो अगर इनकम अगर बंटवारा होगा उसके मेंबर में, तो उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। रीजन बीइंग, क्योंकि उस इनकम का टैक्स हम HUF की इनकम के अंदर दे चुके हैं। ठीक है सर, ये बात तो हमें समझ में आई। सर ऐसा कुछ पार्टनर में भी था? तो मैंने बोला यस, सेक्शन 10 का 2 में था HUF, सेक्शन 10 का 2A के अंदर क्या दे रखा है? इनकम शेयर इनकम ऑफ द पार्टनर। वो जो बात आप वहां पढ़ते थे वो यहाँ लिखी हुई है। दिस क्लॉज एग्जाम्प्ट फ्रॉम द टैक्स अ पार्टनर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द फर्म, द पार्टनर शेयर अकॉर्डिंग विद द प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो विल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम द। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PE रेशियो, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो हिस्सा, जो शेयर पार्टनर को मिला हुआ है, वो शेयर वहां पे एक बार टैक्सेबल हो चुका है। तो जब वो जब अपना खुद के हैंड्स में जब वो टैक्सेबिलिटी करेगा, ITR भरेगा, इनकम टैक्स रिटर्न उसको देखा जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा इन वर्च्यू ऑफ सेक्शन 10(2)A। 10(2)A। सर एक और बात, हम हमारी मन की बात है आपसे पूछना चाहते हैं सर ये सेक्शन याद नहीं हो रही सर, सेक्शन 2 बोला था, सेक्शन 2A हमें अभी तक ये याद है सर, सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 9 स्कोप ऑफ टोटल इनकम है सर, उसके बाद हमें कुछ पता नहीं है सर, और रेजिडेंशियल वाली सेक्शन 6 हमें याद है, स्टेटस वाली, वो आपने चिल्ला के बताई थी इसलिए याद है, और सेक्शन 10(1) याद है एग्रीकल्चर इनकम की। तो मैंने कहा बच्चों सेक्शन 2 याद कर लो, सेक्शन 10(1) याद है तो 10(2) HUF की हो जाएगी, और उसके जस्ट बाद HUF और पार्टनर की बात साथ में करते तो 2A हो जाएगी। यहाँ तक तो याद रखने वाली कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर ये कैसे याद रखेंगे? अब आप ये बताओ, सेक्शन 10(4)(2) कैसे याद रखेंगे? मत रखो इसको, आग लगा दो इसको, याद ही मत रखो, कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट याद रखो। जब ऐसे सेक्शंस हो उनको याद रखने की आवश्यकता इतनी नहीं होती। सेक्शन का रोल एग्जाम के पर्पज से आपको इतना सा बता दूं, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दूं। जब आप किसी के घर पे मेहमान रूपी आप जाते हो, कहीं पे भी, कहीं आपके गेस्ट, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप ही कहीं जाते हो गेस्ट के रूप में, जब आप उनके घर पे, अपने फ्रेंड्स के घर पे, कहीं पे भी जाओगे, आप रिलेटिव्स के यहाँ पे जाओगे, जब आप वहाँ बैठोगे उनके घर पे जाकर, तो वो क्या लाएंगे? सर वो सीधी सीधी चाय लाएंगे। वो तो देखो हमारा इंडिया का तो फेवरेट ड्रिंक है, चाय लाएंगे वो। तो ठीक है, जब वो चाय लाएंगे, जब चाय आती हुई दिखेगी तो आपके मन में कितना अंदर एक छोटा सा बच्चा जगेगा, आपके अंदर बोलोगे यार चाय आ रही है, वाह चलो इंतजार है, थोड़े वो
क्या बोलते कप और प्लेट बजेंगे तो आपको और इच्छा जगेगी, अरे अरे चाय आ रही है, मज़ा आ रहा है, मतलब आ रही है, बन चुकी है, आप डालने वाले हैं। फिर वो चाय जैसे आएगी, ट्रे देखोगे आपकी, एक बार नज़र जाएगी, बोले आप कितने भी अच्छे बन रहे हो, एक बार आपकी नज़र जाएगी चाय की तरफ, देखोगे ओहो चाय के साथ क्या है, नाश्ता भी है, चाय के साथ क्या है, कुछ फूड्स भी है, नाश्ता भी है उसके साथ। तो जैसे ही वो स्नैक्स रखे चाय के साथ, आपके सामने नाश्ता रखा गया, तो उसमें आपने देखा ब्रेड पड़ी है, क्या देखा, ब्रेड। अब जैसे वो आपने ब्रेड देखी, आपके मन में हुआ कि अच्छा इसके साथ, चाय के साथ स्नैक्स के में क्या है, ब्रेड भी है। लेकिन उस ब्रेड के पास में, उस ब्रेड के ऊपर क्या लगाई हुई थी, आप खुश तो हो गए ब्रेड को देखते हुए, चाय को देखते हुए बहुत खुश हो गए, लेकिन अब उसके ऊपर अगर थोड़ा सा बटर भी लगाया हुआ मिल जाए तो, या जैम भी लगाया हुआ मिल जाए तो आपको क्या मजा आएगा कि सर ये तो वो क्या सोने पे सुहागा हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा अति मतलब अंदर से खुशी हो जाएगी, और सर आप क्या बोलो, हम तो फिर खाना भी नहीं खाएंगे, वही हमारा हो जाएगा, भोजन हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है भैया, तो क्या अगर वो ब्रेड के ऊपर वो बटर और जैम नहीं होती, तो आप उस परिवार से, या जिसने आपको ये जो रिफ्रेशमेंट दिया है, आप उसे खुश नहीं होते, सर हम तो चाय से खुश थे, लेकिन वो ब्रेड लाया और खुश कर दिया, और उसके बाद से उसने बटर और ये जैम लगा दिया, तो वो दिल मेरा जीत ही लिया। बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन का यही रोल है, सेक्शन इज अ बटर एंड जैम। आपने अगर ये सारे कंसेप्ट सेक्शन का रेफरेंस देते हुए, अगर आपने सारी चीज़, आपको प्रोविजन याद है और आपने बता दी चीज़ें, उसका सॉल्यूशन दे दिया, उसका सही क्या बोले, सही प्रोविजन से उसका रिलेट कर दिया आपने उस क्वेश्चन को आंसर में, राइट। आपको समझ में आ गया कि एग्रीकल्चर की इनकम बात कर रहा है या फिर ये रेजिडेंशियल स्टेटस की बात कर रहा है, इसके बारे में मुझे सब पता है। हाँ, सेक्शन मिसप्लेस हो गई, या सेक्शन मुझे याद नहीं, इस पर्टिकुलर या बहुत छोटी सेक्शन थी जो मुझे याद नहीं है, याद नहीं रह रही, इतनी फेमस नहीं थी वो सेक्शन। तो अब क्या करें, तो कोई दिक्कत नहीं है, कई बार नाश्ते में ब्रेड और जैम लाना भूल जाते हैं, तो उससे वो अतिथि, आपका मेहमान, या आप एज ए मेहमान आप नाराज नहीं हो जाओगे। तो सेक्शन का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही रूल है कि आपको ब्रेड और अगर आपने पुरुष के, अगर आपने उसको क्या ब्रेड दिया और उसके ऊपर बटर और जैम लगा के दे दिया, तो एग्जामिनर और ज़्यादा खुश हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो खुश है अगर आपने उसको ब्रेड दे दी, लेकिन अगर ब्रेड आपकी जली हुई होगी तो आपको वो जला देगा, राइट। चलो समझ गए आप इस सेक्शन का क्या रूल है। लेकिन सेक्शन जहाँ जहाँ याद होगी मैं आपको कोशिश कराऊंगा, याद करवाऊंगा, पर ऐसा कोई ज़बरदस्ती फोर्स आपके ऊपर नहीं डालूंगा, ठीक है। चलो, ये हमने लास्ट क्या पढ़ा था, लास्ट पढ़ा था सर जो अमाउंट रिसीव होता है मेंबर का एचयूएफ से, वो क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा सेक्शन 2 के अंदर, और जो पार्टनर को मिलेगा पार्टनरशिप फर्म से सेक्शन 2A के अंदर, वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब पढ़ते हैं सेक्शन 10(4)(2) सब सेक्शन 2, इंटरेस्ट ऑन मनी स्टैंडिंग ऑन द क्रेडिट ऑफ द इंडिविजुअल इन हिज एनआरई अकाउंट। सीधी सी बात है, अगर एनआरई अकाउंट में जो पैसा पड़ा है, जो फॉरेनर आते हैं, जो इंडियन एनआरओ होता है, अपने नॉन रेजिडेंट होता है, जब वो इंडिया में आता है तो उसके एनआरई अकाउंट में पैसा पड़ा होता है, उस पैसे के ऊपर ब्याज मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, क्रेडिट हो गया, क्या वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा? तो हमने बोला नहीं भैया, वो जो इंटरेस्ट आपके एनआरई अकाउंट में जो पैसा पड़ा है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है, हम इंडिया के अंदर उसको टैक्सेबल नहीं करें, हम उसको एग्जेप्ट मान लेंगे, क्योंकि वो पैसा आपने बाहर कमाया था, मे भी आपने बाहर टैक्स किया हो उसको, उसके ऊपर ब्याज आया, वो इनकम को हम आपकी इनकम तो मानेंगे, लेकिन हम क्या कर देंगे, उसको एग्जेप्ट कर देंगे, हम आपको टैक्सेबल नहीं करेंगे। इन द केस ऑफ एन इंडिविजुअल, ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है, एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन मनी स्टैंडिंग इन इट्स क्रेडिट ऑफ एनआरई अकाउंट, एनआरई अकाउंट में जो पैसा पड़ा है उसके ऊपर ब्याज मिलता है, तो वो इंडिविजुअल के लिए क्या कर देगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, वो अकाउंटेंस में किसका होना चाहिए, इन एनी बैंक ऑफ इंडिया, किसी भी बैंक ऑफ इंडिया में हो, इंडिया की किसी भी बैंक में वो पैसा पड़ा हो, एनआरई अकाउंट अलग से खुलता है, एनआरई अकाउंट जो फॉरेनर नॉन रेजिडेंट होता है उनके लिए खुलता है, उनके अंदर बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है, उसके ऊपर ब्याज मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन वो जो अकाउंट है वो मेंटेन होना चाहिए विद अकॉर्डेंस टू फेमा। फेमा क्या है, फॉरेन एक्सचेंज क्या है, वो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, मैं फेमा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज, ये क्या था यार, मॉनेटरी एक्ट या मनी एक्ट ऐसा कुछ है, ठीक है, देख लेना आप फेमा, ठीक है। फेमा जो सीधी सीधी बात बताओ, फेमा गवर्न करता है किसको, जो फॉरेन से पैसा आता है जिस तरीके का, उसको गवर्न कौन करता है, फेमा एक्ट करता है 1999। वो क्या करता है, जितने भी पैसे आपके आते हैं फॉरेन से, या आपका ट्रांजैक्शन फॉरेन के ट्रांजैक्शन होते हैं, या जहाँ जहाँ पे भी फॉरेन इंडिया से बाहर का पैसा और इंडिया के अंदर का पैसा का ट्रांजैक्शन होता है, वहाँ फेमा गवर्न करता है, और वो फेमा क्या करता है, वहाँ पे पूरी नज़र रखता है, और उसकी पूरी गवर्निंग बॉडी है, वो अपना एक्ट बना रखा है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट है वैसे फेमा एक्ट है, राइट, वो उसके ऊपर काम करता है। सीएस वालों को तो आई थिंक पता भी होगा, राइट, उनके कोर्स में, और अपने भी है आईपीसीसी इंटर में, आप जब आप लॉ पढ़ रहे होंगे फेमा होगा आपके अंदर, आई थिंक होना चाहिए, राइट, और उसमें तो है ही है, फाइनल में तो है ही आपका फेमा, ठीक है।
राइट। तो कहने का मतलब वो एनआरई अकाउंट में जो पैसा पड़ा है उसके ऊपर इंटरेस्ट जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सर, वो पूरा पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, लेकिन इन अकॉर्डिंग विद द फेमा होना चाहिए। फेमा के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हुआ तो हम क्या कर देंगे, माफ कर देंगे। एंड उसके साथ साथ द रूल्स मेड देयर अंडर वुड बी एग्जाम्प्ट प्रोवाइडेड सच इंडिविजुअल इफ इज अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया एज डिफाइंड इन फेमा। फेमा के अंदर जो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा, वो फेमा की डेफिनेशन से, इनकम टैक्स की डेफिनेशन से नहीं, ये बोलता है फेमा के अंदर जो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया माना जाएगा उसका पैसा पड़ा है तो हम एग्जाम करेंगे। दूसरी बात, इज अ पर्सन हु हैज परमिटेड बाय आरबीआई, आरबीआई ने उसको क्या किया, परमिट किया है कि वो अकाउंट बनाए, चाहे वो रेजिडेंट नहीं हो बाहर का। और उसके साथ साथ आरबीआई ने, लेकिन अगर इंडिया का भी और एनआरई अकाउंट में उसका पैसा पड़ा और आरबीआई ने बोला तुम रख सकते हो, तो भी क्या हो जाएगा, उसके पैसों पे मिलने वाला ब्याज क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, सही हो गया बात, यहाँ तक कोई दिक्कत कि नहीं सर, एक छोटी सी सेक्शन थी, इसका इंपॉर्टेंस इतना नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, रेमुनेशन रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल हु आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखना, सेक्शन 10(6) के अंदर क्या बोलते हैं, वो सारी रेमुनेशन रिसीव होती है उस आदमी से जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, लेकिन इंडिया में फॉर एग्जांपल उसकी रेमुनेशन रिसीव हो गई या किसी तरीके से टैक्सेबिलिटी प्रोविजन में वो आ गया, तो उसका क्या करेंगे, देखेगा इंडिविजुअल, वैसे इंडिविजुअल की बात करूँ और कोई नहीं हो सकता, इंडिविजुअल असेसी हु आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, आर एंटाइटल टू सर्टेन एग्जाम्पशन, उसको कुछ एग्जाम्पशन मिलती है, लिस्ट वाइज पढ़ते हैं। नंबर 1 क्या बोली हुई है, रेमुनेशन रिसीव्ड बाय ऑफिशियल ऑफ एम्बेसीज ऑफ फॉरेन स्टेट, जो फॉरेन स्टेट की एम्बेसी है, फॉरेन स्टेट की एम्बेसी यानी सर्विस एज द ऑफिशियल ऑफ एन एम्बेसी, हाई कमीशन, लीगेशन, कमीशन, कंसल्टेंट और द ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉरेन स्टेट, यानी ये एम्बेसडर्स नहीं होते क्या सारे, राजदूत जिन्हें कहते हैं, ये जो सर्विस इंडिया के अंदर देते हैं इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फॉरेन स्टेट, या कोई ट्रेड फंक्शन रखा हुआ है, जो अभी मोदी जी ने भी कोई ट्रेड फंक्शन रखा था जस्ट इस कोरोना से पहले गुजरात के अंदर, तब भी क्या हुआ था, बाहर से लोग आए थे एज ए रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम देयर स्टेट, यानी देयर फॉरेन स्टेट, तो वो बोलते थे भाई कि हमारी तरफ से हम आए हैं और हमारे कुछ टेक्नोलॉजी हम देंगे और कुछ इन्वेस्ट करने की सोचेंगे, कुछ ले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे लोग जो आ रहे हैं, जो यहाँ पर ये काम कर रहे हैं और इस काम का उन्हें सैलरी मिल रही है, तो ऐसे तो देखिए सेक्शन 9 के अंदर हम कह देंगे डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, आप इंडिया में हो, इंडिया में हो रहा है एक्रूड, आप इंडिया की वजह से आपको सैलरी मिल रही है, तो हम क्या बोलेंगे, टैक्सेबल। लेकिन सेक्शन 10(6) के अंदर इसको एग्जाम्प्ट कर रखा है कि ऐसे लोग हो जो एम्बेसी के हो, हाई कमीशन के हो, या ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हो, या कमीशन के लोग हो, एम्बेसी के लोग हो, राजदूत टाइप लोग हो, तो उन लोगों को हम क्या कर लेंगे, एग्जाम्प्ट करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, अबाउ मेंबर ऑफ द स्टाफ, वो और उसके स्टाफ भी, उसको सैलरी मिल रही है इंडिया के अंदर, वो सारी एग्जाम्प्ट होगी, चाहे महीना रुके, 2 महीना रुके या 6 महीने रुके। अबाउ मेंबर ऑफ द स्टाफ शुड नॉट बी एंगेज इन एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ऐसा नहीं हो कि साथ साथ में दूसरा काम भी हो, उसका सैलरी तो ले रहा है लेकिन ये काम तो है, उसके साथ साथ बिजनेस पर्पज से भी आए या एम्प्लॉयमेंट पर्पज से कोई दूसरा काम देखना है, तो फिर नहीं होगी। अगर ऐसा, अगर 2 काम से आ रहा है और दूसरी तरीके से भी इनकम है और सैलरी मिल रही है, तो 2 काम के लिए मिल रही है, तो फिर टैक्सेबल हो जाएगी, अदरवाइज वो क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है सर, ये बात समझ में आई। दूसरी बात, रेमुनेशन रिसीव्ड फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया एज द एम्प्लॉय ऑफ फॉरेन एंटरप्राइजेस। अगर फॉरेन एंटरप्राइजेस का कोई एम्प्लॉय और सर्विस का दे रहा है, इंडिया में दे रहा है, उस सर्विस के प्रति पैसा मिलेगा, तो वो भी हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। सर ये तो आपने बोला था स्कोप ऑफ टोटल इनकम हमने पढ़ा था, वहाँ पे बोला था ऐसी इनकम होगी तो टैक्सेबल होगी कि हम डीम्ड रिसीव्ड और एक्रूड और रिसीव्ड इन इंडिया मानेंगे, हम उसको एक्रूड और अराइज इन इंडिया मानेंगे उसको। तो सर ये तो फिर बाहर का एंटरप्राइजेस का आदमी है, इंडिया में आया है और काम कर रहा है, तो सर्विस इंडिया में दी है, इस सर्विस के लिए उसको मिल रही है सैलरी, तो सर ये तो इंडिया में टैक्सेबल होगी सर। इवन सर लीव एनकैशमेंट का पैसा भी टैक्सेबल होगा। स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेक्शन 9 में आपने बताया था, हमें मेरे लेक्चर देखिए, जाके देखिएगा, उसमें मैंने बताया था, राइट। तो सर आप कैसे बोल सकते हो एग्जाम्प्ट होगी? मैंने कहा नीचे एक कंडीशन लिखी हुई है कि अगर सर्विस रेंडर्ड ड्यूरिंग स्टे इन इंडिया इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, कंडीशन क्या है, द फॉरेन एंटरप्राइजेज इज नॉट एंगेज इन एनी बिजनेस और ट्रेड। पहली बात, वो किसी बिजनेस और ट्रेड में एंगेज नहीं होना चाहिए, खत्म बात। अगर जो बिजनेस और ट्रेड इन इंडिया में एंगेज्ड है और फिर अपने एम्प्लॉय को भेज रहा है, तो टैक्सेबल ही है। ऐसे ही अपने एंटरप्राइजेज अपने फॉरेन एम्प्लॉयज को भेज रहा है ऐसे ही इंडिया के अंदर, तो वो क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। शर्त और क्या है, स्टे इन इंडिया डज नॉट एक्सिड 90 दिन से ज़्यादा स्टे इन इंडिया में। रिसर्च के लिए भेजते हैं ना भाई, बिजनेस और ट्रेड तो उनका अभी नहीं है, रिसर्च के लिए बोलते हैं जाओ भाई इंडिया में देख कर आओ, या घूमने के लिए भेज दिया या किसी कारण के लिए भेज दिया, और पेड लीव है कि भाई तुम घूमो, तुम्हें पैसा देंगे और तुम घूम के आओ, इंडिया का कल्चर देख कर आओ, या ये करके आओ, वो करके आओ, तो उसका पैसा देंगे, हालांकि उसकी सैलरी नहीं रुकेगी। तो इंडिया वालों ने बोल दिया कि ये तो सर्विस, आप उसको सैलरी दे रहे हो और वो इतना टाइम यहाँ बैठा था,
इस वजह से आप इसको सैलरी दे रहे हो तो हम उसको टैक्सेबल कर देंगे। तो बोले ऐसा नहीं, 90 दिनों तक, अगर 90 दिनों से ज़्यादा इंडिया में है, कोई बिजनेस और ट्रेड उसका पर्पज़ नहीं है। नंबर 1 2। नंबर 3, द रेम्यूनेशन इज नॉट लाइबल टू TDS और जो रेम्यूनेशन उसको मिल रही है वो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर TDS के चैप्टर में कहीं पे भी वो क्या है, TDS में एप्लीकेबल नहीं है। TDS में सर एप्लीकेबल नहीं है, ये कैसे हुआ? ये जब TDS चैप्टर पढ़ेंगे हम तब इसको और अच्छी तरह समझाएंगे। हमें खिचड़ी नहीं करनी है, हमें सारी चीज़ अंदर नहीं डालनी है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को बोले आप याद रख सकते हैं। हम वहाँ पे वापस डिस्कस करेंगे कि ऐसी इनकम आई थी, आपको बताओ देखो TDS चैप्टर में नहीं है और फिर भी वहाँ पे यहाँ पे टैक्सेबल है, तो वहाँ पे टैक्सेबल एग्जेम्प्ट नहीं होगी, राइट। उस समय हम वापस कोरिलेट कर देंगे। तो आप तो इतना ध्यान रखो, फॉरेन एंटरप्राइजेस का कोई एम्प्लॉय इंडिया में आता है, 90 दिन से ज़्यादा नहीं रहता है और किसी बिजनेस और ट्रेड का पर्पस नहीं है, उसमें एंगेज नहीं है वो एंटरप्राइजेस इंडिया के अंदर, और वो किसी TDS चैप्टर के अंदर उसके इनकम नहीं आ रही, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसकी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, राइट। चलो सर आगे। सैलरी रिसीव्ड बाय ए नॉन सिटीजन, नॉन रेजिडेंट फॉर सर्विस रेंडर इन कनेक्शन विद द एम्प्लॉयमेंट ऑन फॉरेन शिप। अगर फॉरेन शिप में और उस एम्प्लॉयमेंट के कंडीशन में जो नॉन रेजिडेंट है, क्या बोलते हैं इसको, सिटीजन है, वो इंडिया में आता है एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में और फॉरेन शिप के ऊपर है, किसके ऊपर है, फॉरेन शिप के ऊपर है, तो वो भी इनकम हम उसकी जो सैलरी आप उसको रेम्यूनेशन दे रहे हो वो भी हम एग्जाम्प्ट मान लेंगे। शर्त यही है 90 दिन से ज़्यादा इंडिया में स्टे उसका नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। सर्विस रिसीव्ड बाय ए फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सॉरी, रेम्यूनेशन रिसीव्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो फॉरेन का गवर्नमेंट का एम्प्लॉय यानी US गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, उसको रेम्यूनेशन मिल रही है ड्यूरिंग देयर स्टे इन इंडिया आफ्टर फॉर स्पेसिफाइड ट्रेनिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे US आर्मी के लोग इंडिया में आ गए और उनकी 1.5 महीने की ट्रेनिंग चल रही है। इंडिया और US आर्मी का जो कॉम्बैट पैक्ट चलता है, आर्मी का साथ में कोई ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, उस ट्रेनिंग सेशन के लिए 1.5 महीने के लिए आए तो उनको सैलरी तनख्वाह तो मिलेगी। तो क्या वो तनख्वाह इंडिया में हम मानेंगे? तो बोला है अगर ट्रेनिंग, शर्त ये है, वो एग्जाम मानेंगे, सीधी सी बात है, शर्त ये है दैट ट्रेनिंग इन एनी एस्टेब्लिशमेंट, किसी एस्टेब्लिशमेंट में ट्रेनिंग हुई है, तो मैंने इसकी बात कही है किसकी, आर्मी की, और भी कोई एस्टेब्लिशमेंट में हो जो फॉरेन गवर्नमेंट का आदमी हो, और ऑफिसेज और इन एनी अंडरटेकिंग जो कि ओन्ड बाय क्या हो, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड बाय हो, या फिर एनी कंपनी ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, होली और जॉइंटली, वो किसी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी हो या उसकी कंपनी की कोई सब्सिडी हो, राइट। पॉइंट बी क्या है, एनी सब्सिडी ऑफ द कंपनी रेफर्ड इन द पॉइंट बी, इसी की कोई सब्सिडी हो, या एनी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो, जैसे LIC इस तरीके से कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो, या एनी रजिस्टर्ड सोसाइटी हो, इनके लिए अगर वो काम करती है तो यहाँ से मिली हुई यहाँ पे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में आती है, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के ड्यूरेशन का जो सैलरी या रेम्यूनेशन मिली है वो भी हम एग्जाम्प्ट कर देंगे इन वर्च्यू ऑफ सेक्शन 10(6), राइट। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें कितनी थी टोटल थी सर, इसमें 4 तरह की सैलरी रेम्यूनेशन है जो फॉरेन नॉन सिटीजन नॉन रेजिडेंट को मिलेगी इंडिया में सर्विस देने के, तो भी हम उसको एग्जाम मानेंगे। नंबर 1 क्या थी सर, ये एम्बेसी के लोग होते हैं इनको। नंबर 2 थी सर फॉरेन एंटरप्राइजेस का कोई आदमी, फॉरेन एम्प्लॉय का इंडिया में काम करता है, बिजनेस ट्रेड का उसको मतलब नहीं, 90 दिन से ज़्यादा नहीं रहे। सर तीसरी बात, फॉरेन शिप में यहाँ पे आता है आदमी बाहर का और उसको रेम्यूनेशन मिलता है, 90 दिन से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। और चौथी बात, सिंपल सी बात सर, अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आता है, इसमें यहाँ पे लिख दो याद रखने के लिए, आर्मी, क्या रख दो, आर्मी ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो आपको याद रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलो आगे चलते हैं। ये सब किस में था, सेक्शन 10(6) के अंदर, सेक्शन 10(6) के अंदर। अब सर रॉयल्टी इनकम और फी फॉर टेक्निकल सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, NTRO है जो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो NTRO के द्वारा अगर NTRO को किसी तरह की सर्विस दी है किसी ने, देखिएगा, इनकम अराइजिंग टू नॉन कॉर्पोरेट, कोई नॉन कॉर्पोरेट है, कोई फॉरेन कंपनी है या कोई नॉन रेजिडेंट है, उसको इनकम हुई इंडिया के अंदर, उसको इनकम हुई, इनकम किसकी हुई कि सर रॉयल्टी इनकम हुई, या तो रॉयल्टी इनकम हुई या फिर फी फॉर टेक्निकल सर्विस की इनकम हुई। ये इनकम किस द्वारा हुई कि ये सर्विस कहाँ दी उसने, तब रॉयल्टी की इनकम हो या फी फॉर टेक्निकल सर्विस हो, इसकी इनकम हुई किसके द्वारा हुई कि सर नेशनल ट्रेनिंग रिसर्च टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको अगर किसी तरह की सर्विस दी और यहाँ से रॉयल्टी इनकम हुई है या क्या हुई है, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज की हुई है, तो भैया उन लोगों के लिए हमने सेक्शन 10(6)(d) के अंदर क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया। देखिएगा, बाय वे ऑफ रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विस रेंडर्ड और इन और आउटसाइड इंडिया, इंडिया के हो सकता है, इंडिया के बाहर भी जरूरत पड़े तो भी,
टू द नेशनल टेक्निकल रिसर्च, और ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च के अंदर काम करती है, टेक्निकल रिसर्च के अंदर काम करती है। इसरो जैसे है ना, जैसे साइंटिस्ट, जैसे ये NTRO है, इसके अंदर काम होता है। तो ये फॉरेन की ज़्यादा सर्विसेज लेती है। टेक्नोलॉजी आपको बिल्डअप करनी है तो बाहर से डेवलप करनी है तो बाहर से कंपनियों का आपको बड़े बड़े इंजीनियर और बड़े बड़े आपको सॉफ्टवेयर टेक्निकल लोग बुलाने पड़ेंगे, तो वो सर्विस चार्ज करते हैं। तो जब हम पैसा देते हो, बोलते हैं यार पैसा देते हो उसमें से टैक्स काट लेती तुम्हारी गवर्नमेंट। तो हमने अच्छी सर्विस है गवर्नमेंट के, अपने इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, तो हमने क्या बोल दिया, ठीक है भैया, तुम्हें रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विस के रूप में कोई भी पैसा मिलेगा, अगर आपने NTRO को सर्विस दी है इसके लिए मिला है तो हम उसको एग्जाम कर देंगे, क्योंकि ये हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए है, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए है। सिंपल बातों में यह ध्यान रखिए। ठीक है, आगे पेमेंट्स टू भोपाल गैस विक्टिम, जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी, उस ट्रेजिडी के अंदर 1985 के अंदर क्या बोला था, एनी पेमेंट मेड टू अ पर्सन अंडर भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985 एंड एनी स्कीम फ्रेम देयरइन विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट। सेक्शन 10(10)BB याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखो, उसके अंदर क्या है, एग्जेम्प्ट है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम में किसी तरह सिचुएशन आ जाए कि भोपाल गैस ट्रेजिडी हो, तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि वो एग्जेम्प्ट है। उस ट्रेजिडी के अंदर जिसको भी कितना भी क्लेम मिला हो या जितना पैसा मिला हो, वो सारा का सारा क्या है, एग्जेम्प्ट है। जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुआ था, लीक हुई थी, वो गैस लीक हुई थी, उससे बहुत सारे लोग रातों रात मर गए थे। तो उन लोगों को जो क्लेम मिला है उनके ऊपर गवर्नमेंट ने बोल दिया वो क्लेम पूरा एग्जेम्प्ट होगा। उसको जिसको मिला, जैसे मेरे को 10 लाख 15 लाख, किसी आदमी को 15 लाख मिले, तो वो पूरा एग्जेम्प्टेड होगा, उसके ऊपर पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, आगे और भी किसी प्रकार का कंपेंसेशन रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर के रूप में किसी तरह का कंपेंसेशन मिला है, कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं ये आ गया, राहत पैकेज जो बांटते हैं ना गवर्नमेंट सरकार, उस राहत पैकेज के ऊपर बांटा तो अगले की इनकम तो हुई, आखिर कैसे भी हो इनकम तो हुआ है, इनकम के ऊपर हमने बोल दिया इनकम टैक्स, क्योंकि 2.5 लाख के ऊपर हो गया, आप आ गया इनकम टैक्स लगेगा। लेकिन यहाँ पे बोला ऐसे भी कोई केस हो तो हम उसको एग्जेम्प्ट कर रखा है, उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। दिस क्लॉज एग्जेम्प्ट एनी अमाउंट रिसीट और रिसीवेबल एज कंपेंसेशन बाय एन इंडिविजुअल और हिज लीगल हायर, वो मर गया उसके बच्चों को, ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिजास्टर, सच कंपेंसेशन शुड बी ग्रांटेड बाय द, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट दिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट दिया या किसी लोकल अथॉरिटी ने दिया, तो वो सारे क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेगा, नोट पड़ेगा, हाउएवर exemption will not be available in respect of compensation for any damages or losses which has already been allowed as deduction under this act। हाँ, अगर कोई डैमेजेस और लॉस हुआ है और आपने इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन के अंदर उसका फ़ायदा या डिडक्शन ले लिया है, तो फिर यहाँ पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। अगर नहीं लिया है तो जो भी कंपनसेशन मिलेगा उसका क्या मिलेगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सेक्शन 10(10)BC के अंदर, ये भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सेक्शन याद रहे तो अच्छी बात है, मैं तो देखो घर की बात बोलता हूँ, याद रहे तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, आपको प्रोविजन पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, ब्रेड बटर जैम नहीं भी होगा घर के अंदर तो भी मेहमान होंगे तो समझ जाएंगे, टीचर है आगे कॉपी चेकर समझ ही जाएगा। चलो, पेमेंट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि योजना, याद है सुकन्या समृद्धि योजना मोदी गवर्नमेंट की एक स्कीम थी। सुकन्या समृद्धि योजना, बच्ची जब पैदा हो आपके घर में अगर लड़की हो जाए तो आप उसका एक अकाउंट खुलवा दो, उसमें पैसा जमा कराते हो, 18 साल की होगी तो कुछ पैसा मिल जाएगा विद इंटरेस्ट, और अच्छा खासा है। तो उस इंटरेस्ट में 18 साल की हुई आपको पैसा मिला किसी प्रकार का, तो हम बोलते हैं वो आपके हुई तो आपकी इनकम है, तो वहाँ पे आपने टैक्स गवर्नमेंट ने ले लिया, तो फिर बोले इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब, तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि सेक्शन 10(11)A के अंदर हम बोलते हैं एनी पेमेंट फ्रॉम एन अकाउंट विथ सुकन्या समृद्धि अकाउंट रूल्स 2014 के अंदर बना था, सेल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स, उसके अंदर क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। अच्छा, इसके अंदर पैसा जमा करवाते तब कि सर इसका ATC में डिडक्शन भी मिलता है, और डिडक्शन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इसके साथ साथ उस पैसा जो मिल रहा है उसमें इट इंक्लूड्स एनी इंटरेस्ट और विड्रॉवल फ्रॉम सेड स्कीम, ठीक है ना, किसी प्रकार का इंटरेस्ट, भाई सीधी सी बात है, 18 साल में कुछ 7-8 लाख रुपए आप जमा कराओगे, फिर 18-20 लाख रुपए मिलेंगे, तो वो इंटरेस्ट का ही पैसा है, तो वो सारा पैसा जो मिलेगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, सारा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। ठीक है, एजुकेशनल स्कॉलरशिप, किसी प्रकार की एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिली तो वो भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट होएगा। द वैल्यू ऑफ स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन वुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट, जिसको मिल रही है इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट और सोर्स ऑफ स्कॉलरशिप। उसे को मतलब नहीं है कहाँ से पैसा आया, कितना पैसा था, क्या सोर्स था उसका, उसे मतलब नहीं है। एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिली है तो वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी सेक्शन 10(16) के अंदर। पेमेंट टू MPs और MLA, ये देखो आया, जो MP और MLA इनका तो बेड़ा घर को, MP और MLA को किसी प्रकार का पेमेंट मिलता है वो भी सारा एग्जेम्प्ट है, उनको टैक्सेबल नहीं होगा। क्या क्या, द फॉलोइंग इनकम ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर विल बी एग्जेम्प्ट। डेली अलाउंस, उनको डेली अलाउंस मिलता है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस ऑफ MP और कॉन्स्टिट्यूशनल अलाउंस ऑफ MLA, ये फलाने जो भी उनको अलाउंस मिलते हैं वो आधे तो इसमें एग्जेम्प्ट है और आधे ऐसे एग्जेम्प्ट करवा लेते हैं वो।
ठीक है। तो एमपी एमएलए को जो भी अलाउंसेस मिले वो सारे है, उसमें से डेली अलाउंसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल अलाउंसेस एमपी और एमएलए के जो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउंसेस जो तय कर रखे हैं वो सारे के सारे क्या है, एग्जाम्प्ट है, सारे क्या है, एग्जाम्प्ट है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना इसमें। अवार्ड्स फॉर लिटरेची और साइंटिफिक और आर्टिस्टिक वर्क एंड अदर अवार्ड्स बाय द गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी तरह की लिटरेसी का वर्क किया है, आर्टिस्टिक वर्क किया आपने या आपने साइंटिफिक वर्क किया, इसके लिए आपको अवार्ड मिलता है, नहीं मिलता, जैसे गार्गी पुरस्कार है, ये पुरस्कार है, वो पुरस्कार है, जो भी पुरस्कार मिलेगा गवर्नमेंट के द्वारा वो सारे के सारे क्या है, एग्जेम्प्ट है, उसमें जितना भी पैसा मिलेगा वो सब क्या है, एग्जेम्प्ट है, सेक्शन 10(17) ए के अंदर, ठीक है। पर्सन रिसीव्ड बाय पेंशन रिसीव्ड बाय रिसिपेंट ऑफ गैलेंट्री अवार्ड, ये देखो काम का है, याद रखो सेक्शन 10(18). अच्छा, मैंने बोला आपको अच्छी अच्छी चीज़ होगी तो मैं आपको याद कराऊंगा कि अगर किसी तरह की पेंशन रिसीव होती है एज गैलेंट्री अवार्ड के रूप में पेंशन रिसीव होती है तो वो सारी की सारी एग्जाम्प्ट हो जाएगी सेक्शन 10 के अंदर। क्या, एनी इनकम बाय वे ऑफ पेंशन रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स इफ सच इंडिविजुअल वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। पहली बात शर्त क्या होनी चाहिए, वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का क्या हो, एम्प्लॉय हो, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का क्या हो, एम्प्लॉय हो, राइट। और फिर उसको मिलेगा किसी तरह की गैलेंट्री अवार्ड में पेंशन मिल रही है तो वो क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात क्या बोलता है, एंड, साथ में एंड, एक खाली इसका एम्प्लॉय होना एक बड़ी बात नहीं, गैलेंट्री अवार्ड के लिए कुछ करना भी होना चाहिए ना। दूसरी बात, हैज़ बीन अवार्डेड, उसको क्या मिला हुआ, परमवीर चक्र मिला हुआ हो, महावीर चक्र मिला हुआ हो या वीर चक्र, और एनी सच अदर गैलेंट्री अवार्ड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी ये जो सेना के जो वीर पुत्र होते हैं हमारे देश के, वो जब उनको वहाँ शहीद होते हैं या किसी तरीके से पराक्रम अपना शो करते हैं किस पे, बॉर्डर पे, तो उनको या तो परमवीर चक्र मिलता है, महावीर चक्र मिलता है, ठीक है, या फिर मिलता है उनको वीर चक्र मिलता है, ठीक है। वीर, महावीर और परमवीर, तो ये चक्र मिलते हैं, या इसी तरीके से और भी कोई अवार्ड मिलते हैं, गैलेंट्री अवार्ड जब वो होता है, और उनके जो लीगल हायर यार उनको खुद को जब पेंशन मिलती है तो वो सारी की सारी पेंशन क्या हो जाएगी, हमारी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ऐसे पेंशन का ट्रीटमेंट हम पढ़ेंगे किसमें, सैलरी हेड के अंदर, ठीक है, कि कैसे पेंशन का ट्रीटमेंट होगा, कैसे सेक्शन 10 के अंदर एग्जाम, पार्टली एग्जाम्प्ट होगी, पार्टली टैक्सेबल। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का आदमी है, यानी मैं सीधी बात करता हूँ, आर्म फोर्स की बात कर लेता हूँ, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यही है जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिलते हैं, या और भी ऐसा कोई हो सकता है, एम्प्लॉय PWD का एम्प्लॉय हो, कहीं आतंकवादी हमला हुआ और कहीं आप शौर्यवीर चक्रवीर कुछ दिखा दिया उसने, राइट, तो उसको अवार्ड मिला है, तो गैलेंट्री अवार्ड मिलेगा, और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो उनको जो भी पेंशन मिलेगी वो सारी पेंशन क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, नॉन टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। आगे भी देखिएगा, इन केस ऑफ द डेथ ऑफ सच इंडिविजुअल एनी इनकम बाय वे ऑफ फैमिली पेंशन, उनकी अगर डेथ हो जाए तो उनकी फैमिली को जो पेंशन मिलेगी रिसीव्ड बाय एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ सच इंडिविजुअल शैल ऑल्सो बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम दिस। उनको तो मिलेगी जो एग्जाम्प्ट है, उनको फैमिली मेंबर को भी मिलेगी उनकी डेथ के बाद, वो भी एग्जाम्प्ट रहेगी। फैमिली का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मीनिंग क्या है फैमिली का, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, स्पाउस का मतलब वाइफ, अगर हस्बैंड है तो वाइफ और वाइफ है तो हस्बैंड, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ, चिल्ड्रन उनके बच्चे या उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, माँ बाप, ब्रदर और सिस्टर भी हो सकते हैं, जो क्या हो उनके ऊपर डिपेंडेंट हो, ये क्या हो उनके ऊपर डिपेंड, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, स्पाउस, और भी कोई हो जो उनके ऊपर डिपेंडेंट हो। कई बार होता है ना, कोई किसी का होता है मतलब मदर फादर नहीं होता, वो गार्जियन बन के उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है और उसकी मौत के बाद उसको भी फर्क पड़ेगा, तो इस तरीके कोई लोग और उनको फैमिली पेंशन मिल रही है तो सारी की सारी एग्जाम्प्ट होगी। शर्त यह है कि वो गैलेंट्री अवार्ड होना चाहिए और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होना चाहिए, ठीक है। नोट, कई बार ये जो आर्म फोर्स में होता है इनको डिसेबिलिटी पेंशन करके भी मिलती है, क्या मिलती है, डिसेबिलिटी पेंशन। डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांटेड टू डिसेबल्ड पर्सोनेल ऑफ एनी आर्म फोर्स इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये जो आर्म फोर्स की डिसेबल, यानी एक पैर नहीं चला गया या इसी तरीके से देश की सेवा करते हुए हाथ चला गया, एक आँख चली गई, तो इनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है, तो वो भी सारी की सारी क्या होगी, एग्जाम्प्ट होगी, सारी की सारी क्या एग्जाम्प्ट होगी, किसमें, सेक्शन 10(18) के अंदर, सेक्शन 10(18) के अंदर, ठीक है। वैसे मैंने कुछ सीरीज़ ही रखी है तो आपको याद करने की अगर हो तो आप सीरीज़ में भी याद कर सकते हो मेरे नोट्स के अंदर, राइट है। चलो आगे चलते हैं। इनकम ऑफ मेंबर ऑफ ए शेड्यूल्ड ट्राइब, जो शेड्यूल्ड ट्राइब इलाके होते हैं उनके अगर उनके मेंबर्स को कोई तरह इनकम हो तो वो सारी क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी, जैसे सिक्किम विक्किम में पढ़ते हैं। इन द स्टेट ऑफ मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड एंड लद्दाख रीजन, इन रीजन्स के अंदर ये सारी ट्राइब्स है, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स है, इनके अंदर बहुत मुश्किल हो वहाँ रहना जाना, वहाँ पैसा कमाना भी मुश्किल है, ठीक है ना।
ऐसे इलाके के अंदर किसी प्रकार की इनकम होगी तो वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, वो सारी क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। यानी यहाँ पर आपको इनकम टैक्स लगेगा ही नहीं। यहाँ पे इनकम ऑफ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल्ड ट्राइब, इन ट्राइब्स के लोगों के लिए जो इनकी इनकम होगी वहाँ पे इनकम टैक्स एग्जाम्प्ट कर देगा, हर तरह की इनकम इनकी एग्जाम्प्ट कर देगा, हर तरह की इनकम इनकी एग्जाम्प्ट कर देगा। वैसा का वैसा एक शेड्यूल्ड ट्राइब और है सिक्किम, तो स्पेसिफाइड इनकम ऑफ अ सिक्किमी इंडिविजुअल इज ऑल्सो एग्जाम्प्ट। जो सिक्किमी इंडिविजुअल है उनकी स्पेसिफाइड इनकम, आज सारी इनकम नहीं, उनकी सिर्फ कौन सी स्पेसिफाइड इनकम है जिसको एग्जाम्प्ट कर रखा है सेक्शन 10 के अंदर। क्या है वो स्पेसिफाइड इनकम, देखेगा फॉलोइंग इनकम विल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स टू द सिक्किमीज। सिक्किम जानते हो ना, सिक्किम स्टेट है अपना, है ना, सिक्किम इंडिविजुअल्स। नंबर 1, इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। अगर सिक्किम के स्टेट में रहकर किसी भी सोर्स से इनकम कमाई है आपने, एक इनकम तो ये, यानी सिक्किमी लोग, सिक्किमी इंडिविजुअल है और सिक्किम में रह रहे हो और सिक्किम में किसी भी सोर्स से आपने इनकम कमाई है, फुल्ली एग्जाम्प्ट है, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं इनकम टैक्स के अंदर, सेक्शन 10 उसको एग्जाम्प्ट करता है। और या इसके अलावा एंड की जरूरत नहीं, और यानी ये भी हो सकती है और भी। इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, यानी आपने सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया, उससे आपको डिविडेंड मिला है, इंटरेस्ट मिला है सिक्किम इंडिविजुअल को, तो वो भी क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा इनकम टैक्स के अंदर, उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। यानी एक तो वहीं के रहकर सिक्किम में रहकर सिक्किम इंडिविजुअल किसी भी सोर्स से पैसा कमा रहा है तो भी एग्जाम्प्ट है, या फिर किसी में इन्वेस्ट किया और उस सिक्योरिटी से उसको डिविडेंड या इंटरेस्ट की इनकम हो रही है तो वो भी क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी, वो भी क्या होगी, एग्जाम्प्ट। एक अच्छा सा पॉइंट है नोट करने वाला, वो पड़ेगा हाउएवर दिस एग्जाम्पशन विल नॉट बी अवेलेबल टू द सिक्किमीज वुमेन। ये सिक्किमी इंडिविजुअल के लिए तो है, इंडिविजुअल में बोथ वुमेन और मैन आता है, लेकिन ये एग्जाम्पशन वुमेन के लिए नहीं आता है। कौन सी वुमेन, जो हु ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2008, यानी 1 अप्रैल 2008 के बाद, उससे पहले नहीं, 2008 के बाद एक रूल आया कि जो सिक्किमी महिला है, सिक्किमी वुमेन है, अगर वो बाहर, सिक्किम से बाहर कहीं शादी कर लेती है तो वो उसको, उसका जो ये फ़ायदा है, ये एडवांटेज है, बेनिफिट है सिक्किमी इंडिविजुअल का, वो उससे छीन लिया जाएगा। और अगर वो कहीं बाहर कर लेती है शादी तो क्या हो जाएगा, उसको जो ये फ़ायदा मिल रहा था एग्जाम्पशन का वो नहीं लगेगा, फिर वो नॉर्मल हम जो टैक्सेबल है जैसे दूसरे स्टेट के, वो भी ऐसे ही टैक्सेबल हो जाएगी। 2008 मैरीज अ नॉन सिक्किमीज इंडिविजुअल देन ही विल नॉट अवेलेबल विद दिस बेनिफिट, उसको किसी प्रकार के बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, जैसे सॉरी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सिक्किमीज वुमेन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो समझेगा। अब एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता ये सोचिएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई नॉर्मल इंडिविजुअल कहाँ का, कि सर महाराष्ट्र का कोई आदमी, और अगर सिक्किमी इंडिविजुअल को ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा तो है ही है सेक्शन 10 के अंदर, इंडिविजुअल में मेल या फीमेल हो, ठीक है, ही या शी या कोई भी, उनको फ़ायदा है ही है। तो महाराष्ट्र का बंदा क्या करता, बड़ा करोड़पति, सिक्किमी वुमेन के साथ शादी करता और अपनी इनकम सारी की सारी डाइवर्ट करता कहाँ पर, वहाँ से, या फिर किसी प्रकार का सोर्स पैदा कर देता, किसमें, सिक्किम के अंदर को सोर्स पैदा कर लेता, या उसका जो पैसा है अपना वो सिक्किमी वुमेन के नाम से इन्वेस्ट करवा देता। कहाँ पे करवाता, किसी कंपनी में, फर्म में, या कहीं पे भी सिक्योरिटीज़ में, तो उससे होने वाला डिविडेंड और इंटरेस्ट क्या हो जाती है, एग्जाम्प्ट हो जाती है। पहली बात, टैक्स लगता नहीं। दूसरी बात, वहीं के किसी सोर्स से इनकम कमाता तो टैक्सेबल होता नहीं। तो इसलिए बोल दिया गया कि सिक्किमी वुमेन है और अगर वो कहीं बाहर किसी आदमी से शादी करती है नॉन सिक्किमी से, तो उसका ये जो फ़ायदा है एग्जाम्पशन वाला इनकम टैक्स के अंदर वो छीन लिया जाएगा, वो छीन लिया जाएगा। समझे मेरी बात? हाँ सर, ये भी समझे हम। ऐसे जो शेड्यूल टाइप्स होते हैं वहाँ पे तो पूरे एग्जाम्प्ट है। शेड्यूल टाइप में क्या क्या आते हैं सर? मैंने बोला ऐसे ऐसे इलाके देख लो ना, उधर वाले अपने इंडिया के नक्शे के इधर वाले देख लो ना, जैसे ऐसे याद आ रहे जैसे देख लो, रटने की जरूरत नहीं सर। मिजोरम है, नागालैंड पास में मिजोरम है, मणिपुर है सर, और लद्दाख तो ऊपर पड़ा है सर। हाँ, तो वो लद्दाख भी लेना है अपन को, ठीक है, लद्दाख है। और सर अरुणाचल प्रदेश इधर पड़ा, हाँ तो वो भी लेना है ना, वो चाइना से लग रहा है, ठीक है, तो उसको भी लेना है। तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर, त्रिपुरा और ये लद्दाख, ठीक है, याद रहे तो याद रख लेना, ठीक है। चलो, ये सब एग्जाम्पशन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, टी बोर्ड सब्सिडी, ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सिडी रिसीव्ड बाय एन असेसी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया थ्रू और फ्रॉम द टी बोर्ड विल बी होली एग्जाम्प्ट फ्रॉम। यानी एक टी बोर्ड बनाया जाता है, जो ये चाय के बागान होते हैं ना जिनके आसाम में और ऐसे, तो चाय के बागान में टी बोर्ड एक करके इनका बोर्ड बना हुआ है, टी बोर्ड, उससे अगर किसी प्रकार का
जो मैन्युफैक्चरर है, चाय बनाने वाला बागान लगा रखे है ना, किसी के बाग है, मैन्युफैक्चरिंग है, या उसको बना ग्रोइंग यानी इसको उगा रहा है चाय के पत्तियों को, ठीक है, और टी बोर्ड उसको किसी तरह की सब्सिडी देता है, तो वो सब्सिडी होगी तो उसके लिए इनकम है, होनी तो चाहिए टैक्सेबल। लेकिन सेक्शन 1030 बोलता है कि हम टी बोर्ड के द्वारा जो भी सब्सिडी दी गई ऐसे जो बागान लगाने वाले को, वो हम उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे, उसको टैक्सेबल नहीं करेंगे, ठीक है। और भी कोई सब्सिडी, अदर सब्सिडी, अमाउंट ऑफ एनी सब्सिडी रिसीव्ड बाय एन एसएससी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग रबड़, ये तो टी की बात थी, अब बात करता हूँ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबड़, कॉफ़ी, कैराडोमॉन और एनी अदर स्पेसिफाइड कम्युनिटी इन इंडिया, कोई भी स्पेसिफाइड कम्युनिटी जो करे इंडिया के अंदर, जहाँ लिखी हुई लिस्ट के अंदर, उस स्पेसिफाइड कमोडिटी को मैन्युफैक्चरिंग या उसको उगाने में उसी बोर्ड, किसी भी प्रकार के बोर्ड को, बोर्ड ने उसको कोई क्या दी हो, सब्सिडी दी हो किसी भी प्रकार की, जैसे लघु उद्योग ने सब्सिडी दी थी, तो वो सारी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी इंडिया के अंदर, उसको टैक्सेबल नहीं करेंगे। ये उनको प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी दी जाती है, तो जो बोलते हैं हम इसको इनकम टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, ये देखना सेक्शन 1035, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वापस में कैपिटल गेन के अंदर आएगा, ध्यान रखना, अदर सोर्स के अंदर। इनकम फ्रॉम यूनिट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग, स्पेसिफाइड कंपनी और म्यूचुअल फंड, किसी स्पेसिफाइड कंपनी के द्वारा या किसी म्यूचुअल फंड के द्वारा या किसी स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग के द्वारा हमें क्या, हमने वहाँ से यूनिट लिया, किसका, स्पेसिफाइड कंपनी का यूनिट लिया या स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग का यूनिट लिया या फिर किसी म्यूचुअल फंड की यूनिट लिया, हमने उसमें पैसा डाला और यूनिट लिया, हमने खरीदा, उससे हमें क्या हुई, इनकम हुई, उससे हमें क्या हुई, इनकम फ्रॉम सच यूनिट, तो वो इनकम क्या हो जाएगी, हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और उसको हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। द एग्जेम्पशन शैल नॉट बी अप्लाइड टू एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ सच यूनिट, ठीक है। तो समझना मेरी बात, ऐसी प्रकार की स्पेसिफाइड कंपनी कौन सी होती है, कौन सी होती है, हम पढ़ेंगे जब हम कैपिटल गेन पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा, ये पढ़ेंगे। तो ये बोलता है कि ऐसी कोई स्पेसिफाइड कंपनी है, उसमें हमने पैसा डाला, उसकी यूनिट हमने खरीदी, उसका शेयर खरीदा, अगर मोटा मोटे समझिए यहाँ पे क्या, वहाँ उसको और डिस्कस करेंगे, इसको शेयर खरीदा, उस शेयर से हमें किसी प्रकार की इनकम हुई, इस यूनिट खरीदा, यूनिट से हमें किसी प्रकार की इनकम हुई, तो वो इनकम हमारी एग्जाम हो जाएगी सेक्शन 1035 के अंदर, 1035 के अंदर। लेकिन अगर ये शेयर को हमने बेचा, किसी को ट्रांसफ़र किया है ना, ये यूनिट को हमने किसी को बेचा, ट्रांसफ़र किया, उससे होने वाली इनकम एग्जाम नहीं होगी, वो कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। तब पढ़ेंगे कैपिटल गेन, तब इसको और एलोबरेट करेंगे। आप तो इतना ध्यान रखो, यूनिट से होने वाली स्पेसिफाइड कंपनी की यूनिट या स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग की यूनिट से होने वाली इनकम क्या हो जाएगी सर, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, वो हर तरीके से एग्जेम्प्ट हो जाएगी, हमें देखने की, सोचने की आवश्यकता नहीं है। ओके, यहाँ तक सारे जो अदर एग्जेम्पशंस थे वो सारे कंप्लीट हो गए। सेक्शन 10(1) से स्टार्ट किया था एग्रीकल्चर से, वो इंपॉर्टेंट था। उसके बाद सेक्शन 2 से लेकर हमने ये जो अदर्स जो सारी चीज़ें थी एग्जेम्पशन सेक्शन 10 के अंदर दे रखे, हमने एक एक बार पढ़ लिया, हम इसको समझ लिए। अब हम 2-3 बार इसको वापस अगर आपने रिवीजन किया तो आपको याद हो जाएंगे, इतना इसमें लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुनिया में आए हो तो सब चीज़ आसान है, सब चीज़ आसान है। इस दुनिया में आना ही बड़ा मुश्किल था, और अगर आप आगे तो इतना मुश्किल काम आपने आसान बना लिया, तो अब आगे तो सारे काम आसान ही है। करने की जज्बा और हिम्मत आपके अंदर चाहिए। ये सारे सेक्शन हो गए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारे सामने आता है सेक्शन 10AA। सेक्शन 10AA एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से या इनकम टैक्स जब हम पढ़ते हैं एक्ट के हिसाब से, सेक्शन 10AA मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कई बार पूछा गया और बार बार पूछा जाएगा, और हर बार पूछा जाएगा, क्योंकि हम इसको बार बार पढ़ेंगे। चलो, क्या बोलता है सेक्शन 10AA, देखिएगा। टैक्स हॉलीडे फॉर यूनिट एस्टेब्लिश इन स्पेसिफाइड इकोनॉमिक जोन। हर शहर के अंदर कुछ स्पेसिफाइड इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाते हैं। ये स्पेसिफाइड इकोनॉमिक जोन्स क्या काम करते हैं, ये एक तरीके से जैसे रिको होता है उसी तरीके से स्पेसिफाइड इकोनॉमिक जोन्स होता है, जिन्हें हम शहर के अंदर ही होता है, यानी शहर के मतलब बाहर हिस्सों में होता है, टेरिटरी में तो होता है, लेकिन हम उसको क्या मानते हैं, हमारी टेरिटरी से बाहर मान के काम करते हैं। वहाँ पे सारी फैसिलिटी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, और गवर्नमेंट एक तरीके से बिजनेस माहौल पैदा करती है उस इकोनॉमिक जोन्स के अंदर। वहाँ पे किस तरीके से, जैसे बड़े बड़े इलाके, जैसे बड़ी बड़ी कंट्री सिटीज़ होती है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबिलिटी हो, सारी फैसिलिटी अवेलेबिलिटीज़ हो, कई बार क्लियरेंस हाउस हो, जैसे कि कोई कस्टम लग रहा हो, समंदर लग रहा हो, तो वहाँ पे सेज खोल दिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स खोल दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसको बढ़ावा देने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स खोलती है गवर्नमेंट, और उस जोन्स के अंदर किसी प्रकार की यूनिट, उस एक्ट है पूरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर, उस एक्ट में जैसे रिको का एक्ट है, रिको में जो इंडस्ट्रीज आती है, रिको में रजिस्टर्ड होना चाहिए उस एक्ट के अंदर, वैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का एक्ट है, उस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो बोले जो यूनिट उस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, एस्टेब्लिश है, उस यूनिट के प्रॉफिट के ऊपर हम क्या देंगे, टैक्स हॉलीडे देंगे। टैक्स हॉलीडे का मतलब हुआ टैक्स में छूट देंगे, टैक्स में छूट देंगे।
इन वर्च्यू ऑफ सेक्शन 10AA। कौन सी यूनिट होनी चाहिए, क्या कौन कौन हो सकती है, किस प्रकार से छूट मिलेगी, क्या होगा, क्या उसका काम होना चाहिए यूनिट का, वो हम बातें पढ़ते हैं। ठीक है, चलो नंबर वन क्या है, देखो इनकम टैक्स पढ़ने का एक और अच्छा तरीका है इंटरेस्ट जगाने का इस सब्जेक्ट के अंदर, वो ये है कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ो तो ऐसे बिजनेस पर्सपेक्टिव से पढ़ो। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई क्लाइंट आ गया इस तरीके का, तो मैं उसको कह सकता हूँ एक अच्छी सी बात जो किसी को बतानी, मैं उसको बता रहा हूँ कि भैया तेरे बिजनेस में एक फ़ायदा हो सकता है। सेक्शन 10AA करके एक सेक्शन है इनकम टैक्स के अंदर, उसके अंदर अगर तेरी ये जो कंपनी है, जो ये एस्टेब्लिशमेंट है, अंडरटेकिंग है, वो SEZ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर रजिस्टर्ड हो जाए या रजिस्टर्ड है, तो मैं तुम्हें एक फ़ायदा दिला सकता हूँ सेक्शन 10AA का। क्या फ़ायदा है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा पहले। उस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपको बड़ा ही मज़ा आएगा, बड़ा ही आनंद आएगा, बड़ा ही क्या आएगी, लालच आएगा। तो लालच में पढ़ने का भी मज़ा बहुत आएगा। चलो एलिजिबल एसएससी कौन है, सेक्शन 10AA के लिए एलिजिबल कौन है एसएससी, उसके बारे में पढ़ते हैं। ऑल कैटेगरी ऑफ एसएससी, किसी भी कैटेगरी का आदमी हो, ऑल कैटेगरी ऑफ एसएससी इसके लिए इस सेक्शन का फ़ायदा लेने के लिए एलिजिबल है। प्लस साथ में ध्यान रखना, ऑल कैटेगरी ऑफ एसएससी, तो कैटेगरी ऑफ एसएससी का मतलब इंडिविजुअल, कंपनी वंपनी, एओपी, बीओआई, अपने क्या बोलते हैं, फर्म वर्म, जो भी एलिजिबल जो भी हो, सारी एलिजिबल है। शर्त क्या है और क्या है, प्लस प्लस करके, यानी ये भी होना चाहिए साथ में। डिराइव्ड एनी प्रॉफिट और गेंस, डिराइव्ड एनी प्रॉफिट और गेंस, उसको प्रॉफिट और गेंस हो रहा हो किसी भी तरीके का, फ्रॉम एन अंडरटेकिंग, किससे हो रहा हो, फ्रॉम एन अंडरटेकिंग बीइंग अ यूनिट, एक किसी यूनिट से, उसकी अंडरटेकिंग उसकी कंपनी से एक यूनिट से हो रहा हो, उसको प्रॉफिट और गेन हो रहा हो, किसी भी प्रकार का ऐसी हो जो काम क्या करती हो, एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूस ऑफ आर्टिकल और थिंग्स, किसी भी प्रकार के आर्टिकल या कुछ थिंग्स या कुछ चीज़ बनाने के मैन्युफैक्चरिंग का काम हो या प्रोड्यूस करने का काम हो, यानी किसी भी प्रकार की आर्टिकल या किसी भी प्रकार की थिंग्स के मैन्युफैक्चरिंग करने का काम हो, उससे प्रॉफिट हो रहा हो उस इस पे यूनिट और अंडरटेकिंग से, ठीक है, किसी भी प्रकार का एसएससी हो, प्रोविजन या फिर उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग हो या कोई आर्टिकल चीज़ बना रहा हो, किसी प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग फर्म होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड कंपनी होनी चाहिए, और प्रोविजन ऑफ एनी सर्विस, प्रोवाइडिंग ऑफ प्रोविजन ऑफ एनी सर्विसेज, यानी प्रोवाइडिंग ऑफ एनी सर्विसेज, यानी ऐसी कंपनी एलिजिबल है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पशन के लिए, किसी प्रकार का एसएससी हो, उसका काम क्या हो, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोड्यूस का काम हो किसी आर्टिकल और थिंग्स का, या कोई सर्विस दे रहा हो, या कोई सर्विस दे रहा हो और उससे प्रॉफिट और गेन हो रहा हो, तो वो प्रॉफिट और गेन क्या हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा इस एग्जाम्पशन के लिए। आगे बढ़ते हैं, नोट क्या लिखा हुआ है, सच एसएससी शुड बी, एक मिनट, हाँ, सच एसएससी शुड बी एन एंटरप्रेन्योर एज इन अंडर सेक्शन 2J ऑफ सेज एक्ट 2005, मैंने बोलता था SEZ का एक्ट है 2005, उस एक्ट के अंदर वो क्या हो, वो एंटरप्रेन्योर एज ए एंटरप्रेन्योर रजिस्टर्ड हो सेक्शन 2J के अंदर, वो ये आपको सेक्शन का कोई लोड नहीं लेना, सेक्शन 2J के अंदर वो क्या हो, कुल मिला के SEZ के अंदर वो क्या हो, रजिस्टर्ड हो एज ए एंटरप्रेन्योर, फिर ही मिलेगा। ये सबसे मेन कंडीशन थी कि SEZ में रजिस्टर्ड हो, प्रॉफिट और गेन हो रहा हो, किसी भी प्रकार का एसएससी हो, और उसको क्या मैन्युफैक्चरिंग से उसकी इनकम हो रही है या सर्विस प्रोवाइडिंग से इनकम हो रही है, तो वो इनकम पे हम एग्जाम्पशन दे देंगे सेक्शन 10AA के अंदर। ठीक है, आगे इसके साथ साथ ये तो हुआ कौन कौन ले सकता है फ़ायदा, लेकिन इस फ़ायदे को लेने के लिए और भी कुछ कंडीशंस उसको फॉलो करनी पड़ेगी, वो पड़ता है एसेंशियल कंडीशंस। क्या क्या है एसेंशियल कंडीशन, देखिएगा, इट बिंग्स टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस आर्टिकल और थिंग्स और प्रोवाइड्स एनी सर्विस इन एनी स्टेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू द असेसमेंट ईयर 6-7 और एनी सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर बट नॉट लेटर असेसमेंट 2021। 2021 अभी चल रहा है, यानी ये लास्ट साल है, 2021 आपका लास्ट ईयर है। इस सेक्शन 10AA का फ़ायदा लेने के लिए कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्रकार का कोई भी प्रकार का जिसका मैन्युफैक्चरिंग का काम हो या सर्विस प्रोवाइड का काम हो, जो SEZ में रजिस्टर्ड हो, रजिस्टर्ड SEZ के अंदर किसी भी प्रीवियस ईयर के अंदर, ध्यान रखना 2006-7 के बाद होना चाहिए और 2020-21 के बीच में होना चाहिए। उससे पहले वालों को नहीं मिलेगा और 2020-21 के बाद वालों को नहीं मिलेगा। हालांकि इसको एक्सटेंड कर देंगे, अभी तो आप इतना पढ़ो 20-21 के तक का नहीं मिलेगा, उसके बाद वालों को नहीं मिलेगा। एंड हमारे कोर्स में अभी अगर हम 20-21 की बात करें तो अभी तक ये सेक्शन अवेलेबल है, जिंदा है, बाद में इसको हटा दी जाए तो देख लेंगे, अभी तक तो ये फ़ायदा अवेलेबल है, अभी तक तो फ़ायदा अवेलेबल है कि आपका अगर मैन्युफैक्चरिंग का काम है, आप सेज में हो या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप सेज में रजिस्टर्ड हो, तो आपको ये एग्जाम्पशन का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, 2006-7 के बाद होना चाहिए। चलो, इट शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ और रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। हाँ, एक और शर्त ये है भैया, गौर से सुनने का बात, अपन जब किसी को बात बताते हैं ना, साथ में 2-3 चीज़ नोट करवाते हैं। दूसरी चीज़ नोट करवा रहा हूँ,
ये किसी का स्प्लिटिंग ऑफ बिजनेस नहीं होने चाहिए। स्प्लिटिंग ऑफ बिजनेस का मतलब ऐसा नहीं कि पुराना कोई बिजनेस चल रहा था उसको तोड़ के सेल्स में डाल दिया और पुराने बिजनेस को नया बिजनेस होना चाहिए। स्प्लिटिंग ऑफ नहीं होना चाहिए, पुराने बिजनेस का रिकंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी एग्जिस्टेंस का किसी का भी नया नहीं, रिकंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। बिजनेस आपका क्या होना चाहिए, नया होना चाहिए। बिजनेस आपका क्या होना चाहिए, नया होना चाहिए SEZ के अंदर। यानी पुराने बिजनेस को ऐसे नहीं, पुराना चल रहा कहीं था, अब उसी बिजनेस को लाके थोड़ा हिस्सा आपने SEZ में रजिस्ट्रेशन करा लिया और अब बोल रहे हो यहाँ से हम फ़ायदा ले लें। ऐसा नहीं होगा। आपका नया बिजनेस होना चाहिए, SEZ में होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए, सर्विस प्रोवाइड होना चाहिए और 2006-07 के बाद और 20-21 तक के बीच का होना चाहिए। इट शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ मशीनरी और प्लांट प्रीवियसली यूज फॉर एनी पर्पज टू अ न्यू बिजनेस। हाँ, ऐसा भी ध्यान रखना, सर यहाँ पे तो हमारा नया कर दिया हमने रजिस्ट्रेशन सब कुछ, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी जो हमारे पुराने बिजनेस या किसी सेकंड हैंड लेके मैंने इस बिजनेस में डाल दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड हैंड मशीनरी प्लांट नहीं होनी चाहिए। हाँ, हो सकती है 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। 20% तक हम कुछ ऐसा सेकंड हैंड माल भी ले सकते हैं। किससे भाई, कोई भी नई कंपनी भी डालेगा तो थोड़ा बहुत पुराना माल ले ही सकता है, चाहे टीन शेड ही ले ले, तो 20% तक पुराना माल कोई ऐसा ले सकता है। इससे ज़्यादा पुराना माल नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा पुराना माल नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरी बात समझ में आगे देखिए। हाउएवर डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA विल बी अवेलेबल इफ टोटल वैल्यू ऑफ द मशीनरी और प्लांट ट्रांसफर डज नॉट एक्सीड 20% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ मशीन और प्लांट इज यूज्ड इन बिजनेस। यानी किसी भी बिजनेस में यूज्ड ओल्ड, मैं सीधी सी बात कर दूँ, कोई सेकेंड हैंड हो जाए, सेकेंड हैंड या खुद के ही हो या किसी और बिजनेस के अंदर यूज़ किया हुआ प्लांट एंड मशीनरी 20% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो ये इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। Next, the assessor should furnish prescribed form along with the return of the income plus chartered accountancy certificate that the deduction has been correctly claimed. उसके साथ एक CA का सर्टिफिकेट भी लगेगा, ITR की कॉपी भी लगेगी और कुछ एक फॉर्म है वो भर के भी देना पड़ेगा इस एग्जामिशन का फ़ायदा लेने के लिए, ठीक है। चलो, एग्जामिशन पीरियड कितना है, क्या एग्जामिशन मिलेगा, किस किस प्रकार से मिलेगा, कितने टाइम तक मिलेगा, ठीक है। 3 भागों में एग्जामिशन मिलेगा, 3 तरीके से मिलेगा। नंबर वन क्या है, 100% of the profit and gains derived from the export of such article or things or from service or for a period of 5 consecutive assessment year, ठीक, beginning with the assessment year relevant to the previous year in which the unit begins to manufacture produce such article or things। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल ये 2010 में मेरी यूनिट रजिस्टर्ड हुई है, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट किया, नई फॉर्म मेरी, यहाँ से पहले 5 साल, फर्स्ट जो 5 ईयर है उसके रजिस्ट्रेशन के, उसके पहले 5 साल तक जो भी प्रॉफिट या गेन होगा, किससे, उसी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोड्यूस और थिंग से, उस थिंग से जो बेचोगे आप, उससे जो भी प्रॉफिट और गेन होगा, ध्यान रखना बेचोगे कहाँ, सिर्फ ये सेक्शन 10AA सिर्फ मिलेगा किस पे, एक्सपोर्ट पर। ध्यान रखना किस पे, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट पे मिलेगा। जो यहाँ पर हम बेच रहे हैं वहाँ पे नहीं मिलेगा। यानी ये SEZ की जो यूनिट है, ये मैन्युफैक्चरिंग जिस साल याद स्टार्ट करे और इस पर्टिकुलर सेक्शन 10AA के अंदर एलिजिबल हो जाए, सारी कंडीशन फुलफिल करे, नई एसेट है, नई यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ठीक है, और सारा काम कर रही है, और उसका टर्नओवर फॉर एग्जांपल 10 करोड़ का टर्नओवर है, 100 करोड़ का टर्नओवर है, और 100 करोड़ में से 50 करोड़ एक्सपोर्ट का टर्नओवर है। कितना, 50 करोड़ एक्सपोर्ट का टर्नओवर है। तो याद रखेगा उसको बेनिफिट उस 50 करोड़ के प्रॉफिट का मिलेगा, बाकी के 50 करोड़ का नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सेक्शन 10AA का प्रॉफिट बेनिफिट सिर्फ उसी प्रॉफिट में मिलेगा जो एक्सपोर्ट का टर्नओवर है, उसके ऊपर मिलेगा, बाकी पे नहीं मिलेगा। हो सकता है किसी का भी, लेकिन एक्सपोर्ट के टर्नओवर को उससे अलग करेंगे हम, उसी पर सेक्शन 10AA का बेनिफिट दे सकेंगे। तो ये बोलता है पहले के जो 5 साल, यानी आपकी फर्म स्टार्ट हुई, आपकी कंपनी यूनिट एस्टेब्लिश हुई, उसके पहले के जो 5 साल के जो प्रॉफिट है, जो आपने एक्सपोर्ट किया, उसके प्योर प्रॉफिट अगेन उस पर 100% आपको क्या मिल जाएगी, टैक्स हॉलीडे की छूट मिल जाएगी सेक्शन 10AA के ने। कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर, ध्यान रखना, कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर का मतलब लगातार पहले के 5 साल तक जितना भी प्रॉफिट होगा हम उसके ऊपर 1 भी रुपया टैक्स नहीं लेंगे। एंड खाली यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, ये फ़ायदा नहीं हुआ। आगे हमने क्या बोला, एंड क्या बोला, एंड उसके बाद 50% फॉर सच प्रॉफिट्स है ना, ये प्रॉफिट्स है, सच प्रॉफिट एंड गेन्स फॉर फर्दर 5 असेसमेंट ईयर। 100% तो पहले 5 साल तक मिलेंगे, उसके बाद जैसे 5 साल खत्म होंगे उसके अगले 5 साल तक हम 50% हर साल का प्रॉफिट का आपको माफ़ कर देंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे। यानी फॉर एग्जांपल 5 साल तक जैसे 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख, जैसे फॉर एग्जांपल पहले 5 साल
पहले साल मुझे 1 करोड़ का फ़ायदा हुआ, फिर 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर 6 करोड़ का हुआ, फिर 7 करोड़ का हुआ, फिर 10 करोड़ का हुआ। ये 5 साल का, ये भी पूरा एग्जाम 100%, 100%, कोई नहीं लगेंगे। छठे साल मेरा 12 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो उसका 6 करोड़ हम क्या कर देंगे, सीधा एग्जाम कर देंगे और 6 करोड़ पे टैक्सेबल कर देंगे, यानी 50% फॉर द नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर। अभी तक खत्म नहीं हुआ, हमने एक दो इसमें पार्ट में हमने दे दिया इसको बेनिफिट। ये बोलते एक पार्ट में और बेनिफिट मिलेगा, लेकिन एक छोटी सी कंडीशन भी है उसके अंदर, देखते क्या। सो मच ऑफ द अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 50%, हम फिर 50% का फायदा देंगे, पर किस अमाउंट का देंगे, आपको प्रॉफिट का नहीं देंगे। यहाँ तक तो बात हो रही थी प्रॉफिट का देंगे, अब जो हम तीसरा पार्ट में आपको बेनिफिट देंगे वो 50% तक का देंगे, लेकिन प्रॉफिट का नहीं देंगे, उस अमाउंट का देंगे। किस अमाउंट का, ऑफ द प्रॉफिट के उस अमाउंट का 50% हम आपको प्रॉफिट देंगे, जो क्या हुआ, डेबिटेड टू द P&L अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द डिडक्शन इज टू बी अलाउड, एंड क्रेडिटेड टू द रिजर्व अकाउंट to be called the Special Economic Zone Reinvestment Reserve Account, to be created and utilized in the manner laid down under section 10(2) for the next 5 consecutive assessment year। कहने का मतलब सिंपल बात कर दूँ, पहले 100% मिलेंगे लगातार 5 साल तक, फिर उसके अगले 5 साल तक कितने मिलेंगे, 50। फिर बोले हम अगले 5 साल तक हम क्या करेंगे, जब आप अपनी P&L अकाउंट बनाओगे उसके अंदर हम एक रिजर्व आपको खुलवाएंगे। क्या खुलवाएंगे, एक अकाउंट खोलना पड़ेगा आपको, रिजर्व अकाउंट, उसका नाम होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट। ऐसा अकाउंट खोलकर आपने जितना भी आपके प्रॉफिट में से जितना भी पैसा आप उसके अंदर ट्रांसफ़र करोगे उस रिजर्व के अंदर, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल आपका प्रॉफिट 10 करोड़ का है, आपने उसमें से 5 करोड़ उस रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया और वो पैसा रिजर्व रखा आपने, तो जितना भी पैसा उस रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, उस रिजर्व अकाउंट में अमाउंट जो ट्रांसफ़र हुआ उसका 50% हम आपको अगले 5 साल तक उस 50% हर साल क्या दे देंगे, वो भी एग्जाम्प्ट आपको दे देंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल 10 करोड़ मेरा प्रॉफिट है और उसका मैंने 2 करोड़ ही उस रिजर्व अकाउंट में डाला और 8 करोड़ नॉर्मल प्रॉफिट लगा, डिविडेंड बांटा है, जो भी किया मैंने अपना प्रॉफिट रखा, और उस रिजर्व अकाउंट में मैंने P&L के कितने डाला, सिर्फ 2 करोड़ डाला, तो उसका 50%, जितना भी अमाउंट डाला उसका 50%, यानी 1 करोड़ रुपये आपको क्या कर देंगे, हम उस साल एग्जाम्प्ट कर देंगे। यानी आपको टैक्स कितने पे देना है, 10 करोड़ का प्रॉफिट था, 9 करोड़ पे टैक्स देना है, 1 करोड़ हमने क्या कर दिया एग्जाम्प्ट। अगर सर उस रिजर्व अकाउंट में 5 करोड़ पूरे 10 करोड़ डाल दिए हो तो उसने, तो 5 करोड़ का एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं, 5 करोड़ आपके ऊपर हम क्या कर देंगे, 50% ऑफ दैट अमाउंट एग्जाम्प्टेड। और ये एक साल नहीं, अगले साल फिर होगा, फिर आप रिजर्व में डाल करोगे, हम उसका भी करेंगे, फिर आप रिजर्व में डालोगे, हम उसका भी करेंगे। 5 कंसेक्यूटिव ईयर तक हम और क्या देंगे, 50% आपको देंगे। बस ये एक छोटी शर्त है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सेक्शन 10(a) के अंदर 3 तरीके के 3 पार्ट में, पहला 100% बिना कोई शर्त, दूसरा 50% बिना कोई शर्त, लेकिन तीसरा 50% एक शर्त के साथ। नोट, कंडीशन टू बी सेटिस्फाई फॉर द क्लेमिंग फर्दर डिडक्शन ऑफ 5 ईयर आफ्टर 10 ईयर, सेक्शन 10(2). ठीक है, क्या क्या कंडीशन है, वो जो मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो कंडीशन वापस एलोबरेट करते हैं। द अमाउंट क्रेडिटेड टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट इज यूटिलाइज, ये देखना, खाली उसमें ट्रांसफ़र करने से काम नहीं चलेगा, उसको आपको होल्ड रखना पड़ेगा या फिर यूटिलाइज करना पड़ेगा एक कंडीशन से, कुछ जो सेक्शन 10(a) सबसेक्शन 2 के अंदर दे रखी है। अगर वो पूरी फुलफिल हुई तो इसको ऊपर 50% मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्या कंडीशन है, उसके अंदर जो पैसा पड़ा वो यूटिलाइज क्या होना चाहिए, इज़ यूटिलाइज फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्वायरिंग प्लांट एंड मशीनरी, नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, उसके लिए आप उसमें से पैसा निकाल के खर्च करें, प्लस उसके साथ साथ विच इज़ पुट टू यूज़ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 3 ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर इन विच द रिजर्व वॉज क्रिएटेड। और एक और बात, वो जो प्लांट एंड मशीनरी यूज़ आप जो खरीदो वो कितने साल, हम खरीद लेंगे, अभी पड़े, अभी हमको नहीं खरीदना प्लांट में, हम बाद में खरीद लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। जब से वो क्रिएट किया अकाउंट, जब से उसमें पैसा डाला है, उसके 3 साल के भीतर आपको प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, नहीं, उसके अलावा पैसा कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। एक कंडीशन तो ये, इसके साथ ये तो फुलफिल करनी है, उसके अलावा एंड इट शुड नॉट बी यूटिलाइज फॉर, ये कुछ लिस्ट बनाई है, इन चीज़ों के लिए यूटिलाइज मत कर देना। क्या, डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ डिविडेंड प्रॉफिट और डिविडेंड मत बांट दियो अपने लोगों को, समझे। एक दूसरा, फॉर रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया एज प्रॉफिट, बाहर कहीं अपने इस प्रॉफिट को कहीं बाहर मत भेज देना। दूसरी बात, तीसरी, फॉर क्रिएशन ऑफ एनी एसेट आउटसाइड इंडिया, किसी भी प्रकार की कोई एसेट आउटसाइड इंडिया बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए इसका पैसा यूज़ मत कर देना, पैसा यूज़ मत कर देना। अगर सर किसी ने मिस यूटिलाइजेशन कर दिया रिजर्व का, या हमने जो रूल्स है रेगुलेशन बनाया उस तरीके से यूटिलाइजेशन ही नहीं किया सर, वो रिजर्व में पड़ा है, उसने ना मिस किया ना यूज़ किया, वो यूटिलाइज ही नहीं किया, तो क्या हो जाएगा,
तो बोला हुआ इफ़ यूटिलाइज फॉर एनी पर्पस अदर देन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन सबसेक्शन 2, जो हमने ऊपर बात की, इसके अलावा यूज़ किया है, द अमाउंट सो मिस यूटिलाइज्ड shall be deemed to be the profit of the year in which the payment amounts are utilized and charged to the tax accordingly। जिस साल ये मिस यूटिलाइजेशन हुआ उस साल का हम इसको क्या मान लेंगे, प्रॉफिट मान लेंगे, और वहाँ पे हम इसको टैक्सेबल कर देंगे। और सर अगर नहीं हुआ तो इफ़ नॉट यूटिलाइज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर, मैंने कहा 3 साल तक यूज़ करना पड़ेगा, प्लांट एंड मशीन खरीदनी पड़ेगी। अगर नहीं खरीदी तो क्या होगा, द अनयूटिलाइज अमाउंट शैल बी डीम टू बी द प्रॉफिट इन द ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द सेड पीरियड ऑफ 3 ईयर एंड बी टैक्स। सीधी सी बात है, वो 3 साल तक यूज़ नहीं किया तो अगले अगले साल तक हम उसका प्रॉफिट मान लेंगे उस साल का, और उसको टैक्सेबल अकॉर्डिंगली टैक्सेबल कर देंगे, अकॉर्डिंगली टैक्सेबल कर देंगे। समझा? यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, हम समझ गए सेक्शन 10 की काफ़ी चीज़, ठीक है। आप कंप्यूटेशन का फॉर्मूला देखेगा, मैंने बोला था सिर्फ एक्सपोर्ट पे होगा, तो ये फॉर्मूला, इस पर एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। प्रॉफिट ऑफ यूनिट ऑफ सेज, प्रॉफिट ऑफ यूनिट ऑफ सेज, जो प्रॉफिट होगा टोटल प्रॉफिट है, ये टोटल प्रॉफिट है, उसमें से कुछ हिस्सा ही एग्जाम्प्ट होगा। कौन सा हिस्सा? सर जो एक्सपोर्ट के लिए। तो बिल्कुल, तो एक्सपोर्ट का टर्नओवर ऊपर रख दिया, टोटल टर्नओवर नीचे रख दिया, इसका जो प्रोपोर्शनेट निकल जाएगा एक्सपोर्ट वाला, वो ही हम सेक्शन 10AA के अंदर एग्जाम करेंगे। ड्यूरिंग द डिडक्शन पीरियड डेप्रिसिएशन इज डीम टू बी हैव अलाउड, हम डेप्रिसिएशन लक्ष्य नहीं देंगे, हम मानेंगे डेप्रिसिएशन आपको अलाउ होगा। ये सब बातें आपको बीपी प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर समझ में आएगी। नो डिडक्शन अंडर ATI ATB में नहीं मिलेगा, डिडक्शन चैप्टर में समझ में आएगा ये बात भी। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड 3580, ये भी बिजनेस प्रॉफिट वाले 3 पॉइंट आपको वहाँ समझ में आएंगे। वापस इसको हम कोरिलेट करेंगे, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं अपन, इसका एक क्वेश्चन करते हैं। देखो कहाँ अवेलेबल है इसका क्वेश्चन, ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, करेंगे भैया, मेहनत के लिए तो आए, दुनिया में जन्म ही मेहनत के लिए लिया है। एक एग्जांपल समझा दूँ तो आपको कैलकुलेशन करना आ जाए और दिमाग में बात अच्छी तरीके से बैठ जाए आपके। देखिएगा, ये देखिए क्वेश्चन, वाई लिमिटेड फर्निश, क्या पढ़ना है इसके आपको, 31/3/2 का फाइनेंशियल दिया देगा। टोटल टर्नओवर ऑफ यूनिट ए लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमी, जो स्पेशल इकोनॉमी जोन में यूनिट ए है इसकी, उसका टोटल टर्नओवर कितना है, 100 करोड़, 100 लाख यानी 1 करोड़ मान लो। प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ऑफ यूनिट ए का बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, 30, ये तो टर्नओवर है, इसका प्रॉफिट 30 करोड़ है, 30 लाख है। एक्सपोर्ट का टर्नओवर कितना है इस 100 में से, कि सर 50% एक्सपोर्ट का है, ठीक है। और टोटल टर्नओवर यूनिट बी जो दूसरी डोमेस्टिक टेरिफिक एरिया DT है, दूसरी यानी स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन में नहीं होकर कहीं और अवेलेबल है, उसका 200 करोड़ है, 200 लाख है, सॉरी 2 करोड़ ऐसे बोल देता हूँ मैं तुम्हें। और प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस इसी 200 पर कितना है, 20 का क्या है प्रॉफिट है आपका, 20 लाख का क्या आपका प्रॉफिट है, ठीक है। आपको डिडक्शन कंप्यूट करना है 10AA का, असेसमेंट ईयर 20-21 तक छूट है। अगर 21-22 का बोलूँ तो करोगे क्या, नहीं सर नहीं कर सकते, क्योंकि 20-21 तक की छूट अवेलेबल है। चलो देखिएगा, वही वाला फॉर्मूला सीधा मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, वही वाली चीज़, प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ यूनिट ए, उसके एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है, टोटल टर्नओवर है, तो सीधा पता चल रहा है टोटल टर्नओवर इसका कितना है, सर टोटल 100 है, उसमें से एक्सपोर्ट कितना सर 50 है, इनटू प्रॉफिट कितना टोटल सर इसका 30 है, तो सीधा आधा कर दूँ सर, तो 15 लाख हमारा क्या हो गया एक्सपोर्ट। तो 10AA के अंदर कितना मिलेगा, 15 लाख का प्रॉफिट आपको क्या मिल जाएगा, 100% डिडक्शन मिल जाएगा। पहले 5 साल तक 100%, अगले 5 साल तक 50%, उसके अगले साल तक 50%, शर्त है कि पैसा रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र होना चाहिए। ओके, किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम आता पूछिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये, ध्यान रखिएगा। 10AA का क्वेश्चन आता ही आता है, 101% आता है, नहीं आएगा तो किस्मत आपकी, अगली बार आ जाएगा, उससे आगे आ जाएगा, उसके पिछली बार आ जाएगा, देखते रहना, ठीक है। नॉलेज लेना हमारा काम है, क्वेश्चन आए नहीं आए उसको देखना इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 10AA इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी सेक्शन है, इसको देखिएगा, मेरे नोट्स आपको अवेलेबल करा दूंगा। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जितने भी फ्रेंड्स है, दोस्त हैं, उनके साथ शेयर कीजिएगा। और वेरी सुन हम लाइव आएंगे, और जितनी भी क्लासेस होगी हम लाइव क्लासेस लेने की कोशिश करेंगे। तो आप लाइक और सब्सक्राइब को और ज़्यादा स्पीड से बढ़ाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।